साल 1897 जून का महीना था। पुणे के फर्गसन कॉलेज में शिवाजी महाराज पर एक कार्यक्रम चल रहा था। सवाल उठे कि क्या अफजल खान को मारकर शिवाजी ने कोई पाप किया? क्या पहला वार शिवाजी ने किया? इसका जवाब दिया बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने कहा कि गीता में साफ साफ कहा गया है कि दुश्मन के साथ उसी तरह से पेश आओ। इस मामले को कोर्ट कानून या पश्चिमी सिद्धांतों के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। तिलक ने आगे कहा कि महान लोग नैतिकता के सामान्य सिद्धांतों से ऊपर होते हैं। कोई व्यक्ति अगर बिना अपने फायदे की इच्छा से कोई काम कर रहा है तो उस पर कोई दोष नहीं लगता। अपनी नजर को कुएं के मेंढक की तरह सीमित न कर आईपीसी से बाहर आओ और श्रीमद् भगवद गीता के वातावरण में प्रवेश करो। उसके बाद अपने महापुरुषों के कामों पर विचार करो। तिलक के इस भाषण के कुछ ही दिन बाद पुणे में एक बड़े अंग्रेज अफसर की हत्या हो गई। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक और उनके अखबारों से हल्कान अंग्रेज बहाना ढूंढ रहे थे कि कब उन्हें सजा दी जाए किसी भी केस में फंसा के। शिवाजी और अफजल के मसले पर तिलक के इस भाषण के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आईसीएस ऑफिसर वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या की वजह तिलक का भड़काऊ भाषण है। यह कोर्ट के शब्द हैं कि भड़काऊ था और उन्हें 18 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुना दी गई। लेकिन ये रैंड कौन था? उसकी हत्या क्यों की गई? आइए इस सवाल पर विचार करें। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। और आज की कहानी उन 3 चापेकर बंधुओं से जुड़ी है जिन्होंने एक अत्याचारी अंग्रेज अधिकारी को मौत के घाट उतारा और खुद फांसी पर झूल गए। शुरुआत से पहले आपको बता दें कि इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं लर्न टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट। कैसे? LT50 कोड। ज्यादा डिटेल्स आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक चेक कीजिए। आप कुकू एफएम ऐप पर जाएंगे तो आपको जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां मिल जाएंगी और दूसरी ऑडियो बुक्स भी मिलेंगी। जब कोई कहता है कि आज मेरे घर में कथा है तो आमतौर पर मन में सबसे कॉमन कथा का विचार आता है। कौन सी? सत्यनारायण कथा। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। 150-200 साल पहले ये कथा इतनी आम नहीं थी। माना जाता है कि साल 1890 के आसपास हरि विनायक नाम के पुणे के प्रसिद्ध कथावाचक ने स्कंद पुराण से इस संस्कृत कथा का हिंदी में अनुवाद किया था। मान्यता है। हालांकि आज हरि विनायक सत्यनारायण कथा के अनुवाद के लिए नहीं जाने जाते ज्यादा, बल्कि अपने बेटों की वजह से जाने जाते हैं। हरि विनायक कमजोर आर्थिक स्थिति वाले थे। दरबारों और दूसरी जगहों पर कथा कीर्तन करके घर चलाते थे। इस कीर्तन मंडली में कोई संगीतकार नहीं होता था। 3 बेटे थे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। तीनों भगवान के नाम। पिताजी ने इन तीनों को अपने साथ कीर्तन मंडली में रख लिया। दामोदर का काम भजन लिखना होता था, जबकि बालकृष्ण और वासुदेव पिता के भजन गाते वक्त ढोल और मंजीरे का संगीत देते। दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव को कोई खास स्कूली शिक्षा भी नहीं मिली थी, लेकिन परिवार का माहौल ऐसा था कि सभी को संस्कृत और मराठी की अच्छी जानकारी थी और पिताजी के साथ दरबारों में जाते तो बड़े पंडितों के साथ उठना बैठना होता रहता था। दामोदर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन कीर्तन सुनने आने वाले अच्छे लोगों के साथ रहने, यात्राएं करने, दरबारों में बड़े बड़े राजकुमारों और ख़ास लोगों के साथ बैठने बात करने के अवसर ने हमारा ज्ञान बढ़ाया। 2-4 परीक्षाएं पास करके जो जानकारी मिलती उससे बेहतर शिक्षा हमें ज्ञानियों की संगत से मिली। पुणे के पास चिंचवड़ नाम की जगह है। आज ये इंडस्ट्रियल इलाका है। PCM से एक बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी बन गई, पिंपरी चिंचवड़। लेकिन उस वक्त, जबकि हम बात कर रहे हैं लेट 19th सेंचुरी, उस वक्त एक ग्रामीण इलाका था। चिंचवड़ में ही एक गांव था चापा नाम का। हरि विनायक इसी गांव में अपनी पत्नी द्वारका और तीनों बेटों के साथ रहा करते थे। एक और भगवान का नाम। पुणे में प्लेग फैला इसके बाद साल 1896 के आखिर में। भयंकर प्लेग था। 1 साल के अंदर और भयावह हो गया। ब्यूबोनिक प्लेग से सामान्य तौर पर जितनी मौतें होती थी, पुणे में उससे दोगुनी हो रही थी। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को 40 साल बीत चुके थे। अंग्रेजों का दमनात्मक शासन जारी था। अब कंपनी की जगह आ गई थी सरकार, सीधे ब्रिटेन। मुंबई के पास के इलाके में प्लेग फैल रहा था। फरवरी 1897 में गवर्नर ने शहर का दौरा किया।
तब तक पुणे में बड़ी आबादी प्लेग का शिकार हो चुकी थी। हालात मैनेज करने के लिए एक प्लेग कमेटी बनाई गई और 8 मार्च 1897 को आईसीएस अधिकारी वॉल्टर चार्ल्स रैंड को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया। लेकिन प्लेग पर कंट्रोल का उसका तरीका बड़ा अमानवीय माना गया। उसके साथ के अफसर और सैनिक लोगों के घरों में घुसते, प्लेग के लक्षण ढूंढते और उन्हें उठाकर अलग कैंप में रख दिया जाता। लक्षणों की जांच लोगों को निर्वस्त्र करके होती, बिना औरत मर्द का भेद किए। सैनिक घरों से सामान भी लूट रहे थे, देवी देवताओं की मूर्तियां बाहर फेंक रहे थे। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो रैंड का कहना था कि कमेटी को ऐसी कोई सूचना मिली नहीं है और न ही इस तरह की कोई घटना हुई है। हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि उन्हें पक्की रिपोर्ट मिली है कि बीमारी पर नियंत्रण करने के बहाने ब्रिटिश सैनिकों ने 2 महिलाओं का बलात्कार किया। सैनिकों को खुला छोड़ दिया गया। बाल गंगाधर ने भी अपने साप्ताहिक केसरी में लिखा कि महारानी राज्य के सचिव और उनकी काउंसिल को बिना किसी विशेष फायदे के लोगों पर अत्याचार करने का आदेश नहीं जारी करना चाहिए था। बीमारी में मरने से कहीं ज्यादा कष्टकारी वो था जो अंग्रेज लोगों के साथ कर रहे थे। चापेकर बंधुओं को भी ये नागवार गुजरा। लोग शिकायत भी कर रहे थे लेकिन उनका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। ऐसे में चापेकर बंधुओं को स्पष्ट था कि इस ज्यादती के लिए खुद वॉल्टर रैंड जिम्मेदार है और उन्होंने रैंड की हत्या का इरादा बनाया। रानी विक्टोरिया के नाम का एक जश्न हुआ इसके बाद पुणे में 22 जून 1897। इस तारीख को रानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की डायमंड जुबली मनाई जानी थी। अंग्रेज अफसर समारोह की तैयारी में चूर थे। शहर में आग लगी हो और शासक जश्न मनाए, लोगों में इसके खिलाफ गुस्सा था। चापेकर बंधु भी इसको लेकर रोष में थे और उन्होंने मुंबई, तब बॉम्बे कहते थे, उसके फोर्ट इलाके में लगी विक्टोरिया की मूर्ति पर कालिख पोत दी। जूतों की माला भी पहनाई। पकड़े जाते इससे पहले वापस भी आ गए। दामोदर चापेकर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया के अभिषेक की हीरक जयंती के दिन हमें यकीन था कि शहर के सभी आला अफसर इसमें शामिल होंगे। रैंड को ठिकाने लगाने का यह सुनहरा मौका हमारे सामने था। कई दिन तक हमने रैंड की बग्घी का पीछा किया, उसकी सारी गतिविधियां परखी। समूह का कौन सदस्य क्या करेगा ये सब तय हुआ। दामोदर के लिखे मुताबिक तय हुआ कि जैसे ही गवर्नमेंट हाउस से रैंड की बग्घी निकलेगी उस वक्त लड़कों में से एक बोलेगा, गोंडिया आला रे, गोंडिया आ गया। मराठी में बोला है, हिंदी का मैंने आपको अनुवाद बताया, गोंडिया आला रे। उसके बाद रैंड पर हमला कर दिया जाएगा, ये तय था। 22 जून की शाम गवर्नमेंट हाउस को सुंदर तरीके से सजाया गया। 7 बजे के आसपास चापेकर बंधु भी वहां पहुंच गए। सूरज छिप चुका था और चापेकर बंधु भीड़ में शामिल हो गए। हमले के लिए तय किया गया कि जब रैंड की बग्घी गणेश खिंड मार्ग, जिसे अब सेनापति बापट मार्ग कहा जाता है, उस पर पहुंचेगी, उस पर हमला कर दिया जाएगा। उस सड़क पर पीले रंग की एक हवेली थी। चापेकर बंधु और बाकी साथी उसकी आड़ में घात लगाकर खड़े हो गए। रात 9:30 के आसपास कार्यक्रम खत्म होने के बाद रैंड की बग्घी वापस सड़क पर नजर आई। एक लड़का जोर से चिल्लाया, गोंडिया आला रे। इतने में बालकृष्ण ने बग्घी पर बैठे आदमी पर गोली चला दी, लेकिन ये रैंड नहीं था, उसका सहयोगी लेफ्टिनेंट आयर्स था। गोली लगते ही आयर्स की मौत हो गई। दामोदर समझ गए कि रैंड दूसरी बग्घी में है और वो पलक झपकते ही उस बग्घी में चढ़ गए और रैंड पर गोली चला दी। गोली रैंड की गर्दन पर लगी थी और खून बहने लगा। इधर चापेकर बंधु और उनके साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। रैंड को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 3 जुलाई को उनकी अंततः मौत हुई। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार आग बबूला हो गई। मासूम लोगों पर जुल्म होने लगे। तिलक ने अपने संपादकीय में इसकी तुलना पागल हाथी से की थी। इधर रैंड की हत्या करने वालों की खबर देने पर 20,000 रुपए का इनाम रख दिया गया। 20,000 आप आज के हिसाब से नहीं, लेट 19th सेंचुरी के हिसाब से सोचिए कितना है। जांच अधिकारी एक एंग्लो इंडियन था, हैरी ब्रोबिन नाम का। बड़ा ही चालाक, मराठी बोलने में सक्षम, इलाके का जानकार और इलाके के हर छोटे बड़े अपराधी का ब्यौरा रखने वाला। उसने जेल में बंद 2 भाइयों गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ को इनाम का लालच देकर सारी जानकारी आखिर निकलवा ली। इसके बाद 30 सितंबर 1887 को मुंबई से दामोदर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान चापेकर बंधुओं की मां का देहांत हुआ। बाकी दोनों भाई बालकृष्ण और वासुदेव भी जहां छिपे हुए थे, उन्होंने मात्र 600 रुपए लेकर दोनों की खबर पुलिस को दे दी। वे भी पकड़े गए। दामोदर को 18 अप्रैल 1898 को फांसी दे दी गई थी, लेकिन वासुदेव ने अपनी गिरफ्तारी से पहले अपने भाई दामोदर का पता बताने वाले दोनों द्रविड़ बंधुओं को मार दिया था और इस काम में उनका साथ दिया था महादेव विनायक रानाडे और खांडो विष्णु साठे ने।
दामोदर ने पुलिस चीफ कांस्टेबल रामा पांडु को भी मारने की कोशिश की, जिसने दामोदर को जेल में 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया था, लेकिन रामा को मारने में वासुदेव सफल नहीं हुए और पकड़ लिए गए। इसके बाद साल 1899 में वासुदेव को 8 मई, महादेव रानडे को 10 मई और बालकृष्ण को 12 मई को फांसी की सजा दे दी गई। खांडो विष्णु साठे उस वक्त नाबालिग थे, इसलिए उन्हें 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। आपके लिए इस किस्से को लिखा था हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने और कैमरा पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।